हेलो नमस्कार दोस्त। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स 2021 का जो सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, इसमें मैथमेटिक्स है और 2021 वाला सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, 4,536 रुपये की राशि 4 पुरुषों 5 महिलाओं और 2 लड़कों में वितरित की जाती है और एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात, मतलब एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात ये दे रखा है, लेकिन हमें कितने अनुपातों में कितने पुरुषों में करना है, 4 पुरुषों में 5 महिलाओं में और 2 लड़कों में। तो इन्हीं के अनुसार हमें पहले अनुपात को फाइंड करना पड़ेगा। फिर बोला हुआ है इसने, तो एक महिला का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक महिला का हिस्सा कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में, तो सबसे पहले एक एक ये पुरुषों का, एक महिला का, एक लड़के का रेशो दे रखा है, इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं। 4 पुरुषों के लिए करेंगे तो 28 हो जाएगा पहला, और महिलाएं 5 हैं तो हमारे पास में 5 चौक 20 हो जाएगा, एंड जो लड़के हैं वो 2 हैं तो ये 6 हो जाएगा। जो हमारे पास में रेशो है ये आने वाला है, लेकिन हमें कैलकुलेट किसका करना है, एक महिला का। तो एक महिला का रेशो कितना है, 4, और टोटल रेशो, इन टोटल रेशो को हम ऐड करके इससे डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई करते हो घर पे भी। तो हमारे पास इन सब का एडिशन होगा, तो 6 और 28 34 हो जाएगा, एंड देन 20, तो ये 54 हो जाएगा। अपॉन में 54 इनटू में हमारे पास में जो टोटल वैल्यूज़ है 4,536 वाली। अब हम इसे 9 से कट करेंगे, 9 से 6 बार जाएगा, ये 9 पंजे 45, 0 9 चौक 36। फिर इसे 6 से कट करेंगे, 6 एकम 6, तो 6 पन्ना 6 नाम 54, तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। फिर हो जाएगा हमारे पास में 6 चौक 24। तो हमारे पास में बचा यहाँ पे 4 गुना में 84। अब हमें इन दोनों की गुना कैलकुलेट करनी है कि कितना आने वाला है। गुना करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16 का 6 का 4 अट्ठे 32 और एक 33। तो हमारे पास 336 रुपये, एक महिला का जो हिस्सा है वो 336 रुपये पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास में 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिया को 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये 11 किलोमीटर है, तो ये सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 किलोमीटर को पहले, और ये हमारे पास हो जाएगा 11 किलोमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देन मीटर को सेंटीमीटर में तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11, फिर इसके पीछे 5 जीरो। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। फिर कह रहा है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इस प्रकार से इसकी कुछ त्रिज्या दे रखी है। तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय कर लेगा उसको हम परिधि कहते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कि उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक चक्कर कैलकुलेट करने के लिए हमें परिधि कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो परिधि फाइंड कर लेते हैं पहले। परिधि हमारे पास में क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 2πr, 10/2 22/7 गुना में r हो गया 35, 7 पन्ना 35 5, तो वो हमारे पास हो गया है 10 गुना 22। ये हमारे पास में परिधि हो गई है इसकी, ये 2 और 5 की गुना कर दी गई है, और यहाँ पे मैंने 22 को एज इट इज़ लिख दिया है। फिर अब क्या करना है, जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे इस परिधि से। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे। अब हम थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसे,
फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 11 के पीछे 5 जीरो थी अपॉन में 10 गुना में 22, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 11 से 2, 11 कम 11, फिर 4 जीरो बची, फिर 2 से काटूंगा तो इसे 5,000। तो हमारे पास में जो इसका फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या आ गया है, 5,000। तो पहिए को 5,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब जाके वो 11 किलोमीटर की दूरी को कन्वर्ट कर पाएगा, चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसे इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। द कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमारे पास में एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें एक 6,3 एंड -1,7 दे रखा है, एंड ये वर्टेक्स हमें एक्स वाई फाइंड करना है, और इसका बोला हुआ है एंड इट्स सेंट्रोइड इज, इसके सेंट्रोइड है जो 1,5, सेंट्रोइड कहीं बीच में आएगा यहाँ पे, तो 1,5 है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो थर्ड वर्टेक्स सेंट्रोइड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यदि हमारे पास में वर्टेक्स दे रखे होते हैं, तो मान लो वर्टेक्स हमारे पास x1 x2, ये x1 y1 और x2 y2, यहाँ पे x3 y3, ये वर्टेक्स दे रखे हैं। तो सेंट्रोइड क्या हो जाता है, सेंट्रोइड का जो x होता है वो हमारे पास हो जाता है, x वाली टर्म्स को ऐड करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कर देते हैं, और इसी प्रकार y कैलकुलेट करने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये चीज़ हो जाती है, हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब इन्हीं फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एक ये वैल्यू दे रखी है x1, ये x2 हो जाएगी, एंड जो ये वाली चीज़ है ये x के बराबर हो जाएगी, तो x3 हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो हम कैलकुलेट करते हैं अब यहाँ से, हमारे पास हो जाएगा, तो 6 हमारा कैलकुलेट करना है, नहीं x हमारे पास में दे रखा है, कितना 1 दे रखा है जो सेंट्रोइड के पॉइंट है, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस में माइनस का 1 आएगा, एंड देन प्लस में x3 है जो वो अपॉन में 3 करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो जाएगा, एंड देन ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 प्लस एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, घटेगा तो -2 हो गया, एक्स के बराबर -2 आ गया, एंड सिमिलरली हम वाई के बराबर कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो वाई है वो 5 दे रखी है, एंड देन इसके कोऑर्डिनेट 3 प्लस 7 दे रखे हैं, एंड देन वाई अपॉन 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करते टाइम ये 15 हो जाएगा, एंड देन ये 10 प्लस वाई, ये दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव होगा, तो वाई के बराबर 5 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2,5। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो थर्ड है वो करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है एक ठोस अर्धगोला जिसका व्यास, हमारे पास में व्यास दे रखा है, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 14 है, तो r हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से 7 हो जाएगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोला है, अर्धगोला तो यदि वो ठोस है तो हमारे पास में ये वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा, और जो अर्धगोले का वैसा वाला क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है 2πr², इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऊपर वाला एरिया, ये एक सर्कल बना देगा, तो πr², टोटल एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा 3πr², ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 × 22/7 गुना में r की जगह 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 7 या 21 हो जाएगा, एंड 21 × 22 करना है हमें, 21 और 22 की गुना करने, देन फाइनल रिजल्ट आने वाला है, करता हूँ मैं, 22 × 21, तो 21 दूनी 42 का 2 का, 21 दूनी 42, और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 46,
तो हमारे पास हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास करेक्ट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से है एक घन जिसके विकर्ण की माप, एक घन दे रखा है जिसके विकर्ण की माप दे रखी है हमारे पास में 4√3 सेंटीमीटर, और इसका आयतन सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है कि कितना आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले एक हमारे पास में घन है, तो ये हमारे पास में एक प्रकार का घन बन गया है। जो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की दूरी है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ये हमारे पास में घन है तो इसकी साइड ए हो जाएगी, एंड जो ये वाली साइड है ये भी हमें कैलकुलेट करनी होती है पहले, मतलब हमें इसकी ए कैलकुलेट करनी है। और ए किस प्रकार से कैलकुलेट होगी देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो बेस है उसको देखते हैं। हमें ये वाली चीज़ तो दे रखी है 4√3, लेकिन पहले इस चीज़ का रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स पीजीटी थ्योरम लगाते हुए, ये भी ए है यहाँ भी ए है, तो पीजीटी थ्योरम लगाते हुए ये वाली साइड जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए इस टाइप में √2a, वो √2a आने वाली है। फिर हमारे पास में ये a हो जाएगी। फिर यहाँ से अगेन पीजीटी थ्योरम हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ से पीजीटी थ्योरम के लिए ये इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4√3, इसका स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बराबर प्लस में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, दैट मीन्स 3a स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 4 चौक 16, और ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 16 3 48, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 से 16 बार जाएगा ये a स्क्वायर। तो a के बराबर हमारे पास में क्या आ गया 4, इसकी साइड तो 4 आ गई। अब आयतन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, a क्यूब। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो a क्यूब होता है, तो 4 की क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए इन सब के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास में इसे हम लेट अज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे है एक वस्तु के मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है। वापस प्राप्त करने के लिए 10% की कमी की जाती है, तो हम मान लेते हैं जो अभी का मूल्य है वो उसका 100 रुपये है, एंड देन 10% की कमी की गई तो उसका 90 रुपये हो गया। फिर कह रहा है उसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब जो इसका ये नया मूल्य है इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि वापस से हमें 100 मिल जाए। तो वापस 100 मिलाने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, 10 रुपये चाहिए, और कितने परसेंट की, तो इसके ऊपर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको हम 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो गया। यहाँ से काफ़ी इजी है, इसी प्रकार से हमें अज्यूम करके करनी है। इसमें क्या रखा है, इसमें दे रखा है हमारे पास में कि पहले वाली जो कीमत है वो हमने 100 रुपये मान लिए, फिर उसका जो वापस वाला प्राइस था ओरिजिनल प्राइस उसको कैलकुलेट करने के लिए 10%, तो 10% 10 रुपये होते हैं, इसमें से 10 घटाए वो 90 हो गए। एंड देन इसने बोला हुआ है कि अब 90 को एक क्रिया मूल्य मानते हुए 100 पे हमें जाना है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 10 रुपये का हमें लाभ हो रहा है, और वो 90 के हिसाब से निकालना है कि 90 के हिसाब से कितना परसेंटेज आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास में एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे पर एक शर्ट खरीदता है।
और अंकित मूल्य के 12% लाभ पर बेचता है। तो हम क्या मान लेंगे, सेम जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसी की तरह मानेंगे हम इसे। इसमें कि जो अंकित मूल्य है दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस है वो हमारे पास में 100 रुपये है और उसने खरीदी कितने में है, 30% के बट्टे पर। 30% बट्टा मतलब छूट पर, तो 100 का 30% 30 रुपये होता है। तो उसने वो चीज़ 70 रुपये में खरीदी है और उसने बेची कितने पे है, 12% के लाभ पर। मतलब मार्केट प्राइस के 12% पर। तो 100 मार्केट प्राइस था, इसका 12% 12 रुपये हो गया, 112 रुपये में उसने 112 रुपये में बेची है। तो क्रिया मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास में क्रिया मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस है। अब हमें कैलकुलेट करना है कितना लाभ हुआ है हमें। तो यहाँ से हमें कितना लाभ हुआ है, 42 रुपये का लाभ हुआ है हमारे पास में। 42 रुपये का लाभ हुआ है और 70 के ऊपर निकालना है, इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो, 7 छिंग 42, तो ये 6 इंटू में 10 बराबर 60%। यहाँ पे हमारे पास में 60% इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, यदि ए किसी कार्य को 3/5 भाग, यदि ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 3 दिन में करता है, मतलब यदि हम टोटल कार्य 5 यूनिट मान लेते हैं और पढ़ते हैं इसको आगे, पहले 3 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 1/5 बी उसी कार्य के 1/5 भाग को 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य के 1/2 भाग को कितने समय में पूरा कर लेंगे। कि 1/2 भाग उन्हें कंप्लीट करना है, उसे कितने समय में वो कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसके लिए हमें अज्यूम करना होगा कि उसके पास कितना वर्क है। तो इसमें देखो वर्क हमारे पास में हमेशा, देखो हर बार इसमें भी 5 नीचे है, इसमें भी 5 नीचे है, तो टोटल वर्क एक प्रकार से एलसीएम होता है, नीचे वाले का हम एलसीएम मान लेते हैं। जो टोटल वर्क है वो 5 यूनिट है और जो ए है वो 3 दिन में कितना यूनिट काम कर देता है, वो 3 यूनिट काम कर देता है 3 दिन में। 3 दिन में वो 3 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, एंड इसने बोला हुआ है तो एक दिन में एक यूनिट काम करेगा, और इसने बी के लिए बोला हुआ है कि वो 5 में से 1 यूनिट 4 दिन में करता है। अब देखो ये 4 दिन में कर रहा है, जो बी है वो 5 की जो 4 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट है, 1 यूनिट को वो 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसके 4 मतलब 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, हम ए के भी 4 दिन का काम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 4 यूनिट की 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। और बी कितना कर रहा है 4 दिन में, 1 यूनिट। तो ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। टोटल वर्क भी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हमें आधा यूनिट ही काम करवाना है, मतलब 5 यूनिट के आधे 2.5 यूनिट ही कंप्लीट करवाना है। वो 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं दोनों मिलके, तो 2 दिन में आधा काम कर देंगे। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। और एक बार आप लोग जो टाइम वर्क वगैरह, ये मैन वर्क, इन चीज़ों के क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, इनका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है वो मैन मैन कितने होंगे, वर्क कितना होगा, W2 और टाइम बराबर T1 T2 M2 एंड W1। इस टाइप से कुछ फॉर्मूला होता है, इस टाइप से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आप लोग एक बार जो टाइम वर्क इन चीज़ों का क्वेश्चन कराते हैं उन्हें एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे तो वो हो जाएगा इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें है तीन बच्चे वाले एक परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीन बच्चे हैं और एक लड़का होने की प्रायिकता कैलकुलेट करनी है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे एक सिक्कों को 3 बार उछालते हैं, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो टोटल केसेस हमारे पास 8 बनते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास में पहले मान लेते हैं कि जो सारे के सारे बॉयज़ हो जाते हैं, कि तीनों लड़के हैं जो बॉयज़ हैं। फिर मान लेते हैं हम कि एक उनमें से गर्ल है। अब वो गर्ल कौन सी है? लास्ट वाली गर्ल है या मिडल वाली गर्ल है या फिर फर्स्ट वाली गर्ल है, ये कुछ भी हो सकता है। फिर मान लेते हैं कि 2 गर्ल हैं, BGG, मतलब फर्स्ट वाला बॉय हो गया, देन मिडल वाला बॉय हो सकता है एंड देन लास्ट वाला बॉय हो सकता है, या फिर ऑल गर्ल हो सकती हैं। ये हमारे पास में एक टोटल केसेस हैं इसके। तो टोटल केसेस कितने हो गए हैं इसमें? 8 केस। फिर इसने कहा है कि एट लीस्ट कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो कम से कम एक लड़का, इसमें 3 लड़के हैं, इसमें 2 लड़के हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी। केवल यही लड़कों से फ्री वाला है, ठीक है। तो हमारे पास में 7 केसेस हो गए हैं कि जिसमें एट लीस्ट एक लड़का हो और टोटल केस 8 है। तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। जैसे जो हेड और टेल वाला होता है, 3 सिक्कों को उछाला जाता है, उसमें एटलीस्ट एक हेड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या फिर एक टेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वही है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट एक लड़की होने की प्रायिकता भी पूछता तो वो भी 7/8 ही आने वाली थी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, एक व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीदता है तथा 6 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदता है। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो फर्स्ट है, 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीद रहा है एंड 5 वस्तुएं 6 रुपए में खरीद रहा है। फिर कह रहा है इसे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? जो हमारे पास में वस्तुएं हैं, मतलब या तो एक वस्तु का मूल्य होना चाहिए, दोनों एक एक वस्तु का मूल्य कैलकुलेट कर लेंगे, तब जाके हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद में कि CP कितना है, SP कितना है, उनको घटाएंगे एंड CP से डिवाइड कर देंगे। या फिर हम इन दोनों में जो वस्तुएं हैं इनको इक्वल कर देंगे। इन वस्तुओं को इक्वल करने के लिए हमारे पास में क्या कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में, जैसे इसको इरेज, ये हमारे पास में हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, ये हमारे पास जैसे इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 30, ये 25 एंड ये भी 30 हो जाएगा एंड ये 30 हो जाएगा। मतलब ये CP है, ये SP है, ठीक है। ऊपर वाला हमने ख़रीदा था, नीचे वाला बेचा है, मतलब हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कितने पे हुआ है वो? 25 के ऊपर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 25 के ऊपर 5 रुपये का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। कितना आने वाला है? 5 और 25 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 पंजे 20। तो हमारे पास यहाँ पे 20% हो गया है। देखते हैं एक बार आंसर इसका। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे 6 वस्तुएं खरीद रहा था ये,
एक मिनट, 6 वस्तुएं 5 रुपये में ख़रीद रहा है एंड 5 वस्तुएं 6 RS में ख़रीद रहा है। इसमें हमें 6 की मल्टीप्लाई करनी थी, इसमें 5 की गलती हो गई थी थोड़ी सी, तो ये हमारे पास में 30 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये 30 होगा और ये 36 हो जाएगा। तो हमारे पास में कितने रुपए हो जाएंगे? तो यहाँ से हमारे पास में 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 25 पर इंटू में 100। अब आएगा 25 चौका 100 एंड 11 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44, तो हमें 44% का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम दोनों 5 से, ये वाली चीज़ 5 से ही मल्टीप्लाई कर दी थी जब 30 आ रहा था, लेकिन हमें 6 से मल्टीप्लाई करना था नीचे वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, छोटी सी गलती गलत हो जाती है, कई बार क्वेश्चन को ख़राब कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 10 से 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 4 से भाग देने पर सदैव 3 शेषफल बचता है। सदैव 3 शेषफल बचना चाहिए, ऐसी संख्याएं कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी आने वाली हैं। तो सबसे पहले 10 से बड़ी 4 से भाग जो 3 बचेगा वो एक तो 11 ही है हमारे पास में, सबसे पहले 11 है, देन हमारे पास में 15 हो जाएगा और 15 और 4 19 हो जाएगा एंड देन इसी प्रकार से नंबर बढ़ता जाएगा और वो 300 से छोटी लेनी है। अब 300 से छोटी एक ऐसी संख्या लेनी है जो 4 से डिवाइड होने पर 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो 300 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 300 को डिवाइड करते हैं तो 4 से हमारे पास आ जाएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। यदि हम 300 को डिवाइड करते हैं वो कम्प्लीटली होता है डिवाइड। फिर हम क्या करते हैं, यदि एक कम कर देते हैं इसमें से 299 यदि हम ले लेते हैं तो इसमें 3 बच जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 4 से, 4 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 9 4 चौक 16 और 3 बच जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास 299 इसका लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। 299 इसका हमारे पास में लास्ट टर्म हो गया है 299। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कितने नंबर्स हैं, ये टोटल संख्या कितनी है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो 299 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें an हमारे पास में 299 हो गया, a1 हमारे पास 11 हो गया, n-1 एज इट इज़ हो गया एंड d की वैल्यू हमें पता है वो 4 है। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू भी कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे 4, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 4 पुट करनी पड़ेगी। इनको अब हम मिटा देते हैं, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है, 4 हो गया। अब इस चीज़ को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 299 में से 11 हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये 288 इज इक्वल्स टू n-1 4, ये 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से हम इसे इरेज करते हुए दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 4 करेंगे तो 7, ये 72 इज इक्वल्स टू n-1, ये चीज़ आ गई अब हमारे पास में। अब यहाँ से इस 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो n इज इक्वल्स टू 72 प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 73। तो टोटल टर्म हमारे पास में कितनी है? 73 है, जो 4 से डिवाइड होने के बाद में 3 शेषफल देंगी वो 73 टर्म है 10 से लेकर 300 के बीच में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसे रेखा चित्र द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। रेखा चित्र का मतलब है हमारे पास में कि डायग्राम के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली। तो हमारे पास में जो मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यूज़ होती है, जैसे कुछ वैल्यूज़ दे रखी होती हैं जिनमें मोस्ट रिपीटेड
नंबर होता है वही मॉड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं जैसे 5 4 4 3 8 2 4। तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है, 4 3 बार रिपीट हो रहा है तो 4 ही यहाँ पे मॉड हो जाता। तो इसको हम किस प्रकार से ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली जिसकी जो बार डायग्राम होता है वो ज़्यादा ऊंचा हो जाता है वही हमारे पास में इसका मॉड हो जाता है। तो बार डायग्राम के द्वारा हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। दैट मीन्स इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। अब जो माध्यिका होती है, मीडियन होती है, उसकी जो संचय बारंबारता होती है उसका एक तो हम ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बना सकते हैं और एक ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ। जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं वही हमारे पास में मीडियन हो जाती है। ठीक है, तो मतलब हम मीडियन वाली टर्म को भी, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम मीन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ ए की लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 4/5 है तथा बी की उसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 3/4 है। यदि दोनों में से एक एक को अवसर दिया जाए तो दोनों में से केवल एक लक्ष्य ही, एक द्वारा ही लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता क्या है। मतलब दोनों को लक्ष्य को भेदने के लिए वो मौके दिए जाते हैं और केवल एक ही लक्ष्य को भेद पाता है एक साथ में। जब भी जैसे वो तीर चलाते हैं केवल एक ही लक्ष्य को भेद पाता है। तो हमारे पास में प्रायिकता क्या हो सकती है, मान लो कि ए ने तो लक्ष्य भेद दिया लेकिन बी ने नहीं भेदा, प्लस में ए नहीं भेद पाया एंड बी ने भेद दिया। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है और इन चीज़ों की वैल्यू पुट कर देनी है। जो बी बार होता है, बी बार मतलब नहीं भेदा है, और ए बार का मतलब भी जो प्रायिकता नहीं वाली है, नहीं भेद पाने की। तो भेदने की प्रायिकता ए की दे रखी है 4/5 एंड बी की कितनी, वो ना भेदने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 में से हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगी यहाँ पे 1/5। जो ए बार है वो 1/5 हो गया है। एंड इसी प्रकार जो बी बार है यहाँ से 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 3/4 दैट मीन्स 1/4। जो बी बार है वो 1/4 हो गया एंड ए बार 1/5 हो गया। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये वैल्यूज़ देख लेते हैं, 4/5, ये 4/5, ए को भेदने वाली एंड बी ना भेदने वाली, बी की ना भेदने वाली कितनी है 1/4, प्लस में बी की भेदने वाली कितनी है 3/4 और ए की ना भेदने वाली प्रायिकता कितनी है 1/5। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा एंड ये 4 + 3 दैट मीन्स 7/20। तो इसका आंसर आ गया 7/20। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई दे रखी है हमें, इसका यदि बेस और कैलकुलेट हो जाए तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। हाइट की वैल्यू है, बेस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जैसे ये है समबाहु त्रिभुज है, यदि मैं इसकी, ये हमारे पास में √6 है, यदि मैं इसकी जो इस लेंथ को ए मान लेता हूँ तो ये भी ए हो जाएगी, ये 2a हो जाएगी, 2a हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 2a मान ली है मैंने। ठीक है, तो सारी की सारी लेंथ बराबर है तो सब 2a 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 हो जाएंगी। अब यहाँ पे यदि मैं परपेंडिकुलर ट्रायंगल पीजीटी थ्योरम वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास में 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4a², ये दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, a² इज इक्वल्स टू 6 दैट मीन्स 3a² बराबर 6 और
3 से 2 बार कटेगा, ए के बराबर आ गया √2। ए के बराबर तो √2 आ गया, लेकिन हमें तो टोटल बेस कैलकुलेट करना है 2a, दैट मीन्स 2a हमारे पास हो जाएगा 2√2। बस यही चीज़ कैलकुलेट करनी थी। जो बेस की वैल्यू है b है वो आ गया 2√2, तो 1/2 हाइट हमारे पास √6 है एंड बेस है 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इनके हमारे पास मल्टीप्लाई होगी तो ये √12 हो जाएगा और √12 को निकाल सकते हैं 2√3। कैसे निकालते हैं? जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, 6 2 से करेंगे तो ये 3, इनका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं है वो अंदर रह गया, तो 2√3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास में 12 और 30 के तृतीय समानुपाती एवं 9 और 25 के मध्यम अनुपाती का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में क्या होता है, जैसे 12 और ये हमारे पास में 30 दे रखे हैं, हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और फिर हमारे पास में दे रखा है 9 और ये चीज़ कैलकुलेट करनी है हमें पहले, फिर 25, ये चीज़ हमें पहले कैलकुलेट कर लेनी है ए और बी, फिर उनका हमें रेशो कैलकुलेट कर देना है ए और बी का। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, इसकी और इसकी हम गुना करते हैं, वो बीच वाले के स्क्वायर के बराबर हो जाती है, मतलब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होती है। दैट मीन्स यहाँ से निकल के आ जाएगा 12a बराबर, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। तो 12 से कट करेंगे, 12 एकम 12, 12 12 6 72, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 6 12 पंजे 60, तो हमारे पास ए के बराबर कितना आ गया 75। ए के बराबर हमारे पास 75 आ गया। सिमिलरली यहाँ से निकाल लेंगे तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि जो मिडल वाला है उसका हमें स्क्वायर करना होता है, एंड लास्ट जो इधर उधर वाले होते हैं उनका मल्टीप्लाई। 9 × 25, तो बी का स्क्वायर है, जैसे ही दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये √ हो जाएंगे, यहाँ से 9 निकलेगा तो ये 3 में, और 25 का 5 निकलेगा, ये हमारे पास 15 हो गया, ठीक है। जो बी है वो 15 हो गया है एंड ए हमारे पास 75 हो गया है। फिर बोला हुआ है कि इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात के लिए 75/15 कर देना है, तो 75/15, 15 कम 15, तो 15 पंजे 75 हो गया 5:1। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो थर्ड है वो करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हो गया है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग n × 2n-1 है तो सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अनुपात मतलब r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। n पदों की जो वैल्यूज़ होती है वो क्या हो जाता है, सम होता है, जो क्या हो जाता है a × r⁻n-1 अपॉन r-1। तो ये हमारे पास इक्वल दे रखा है 5 2n-1। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2n, तो यहाँ पे r⁻n और 2n है, और यहाँ पे है जो ये 1 आ रहा है अपॉन में, मतलब 2 - 1 किया जाए तो ये 1 आ जाएगा, और r की जगह यदि हम 2 ही पुट कर दें तो सेम ये कंडीशन बन जाएगी, और a की जगह ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू है जो वो 2 आ जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जस्ट कंपेयर था। तो यहाँ से 2n आ रहा है ये वाला, और उसमें आता है r⁻n, यहीं से कुछ कंपेरिजन निकल जाता है, और पूरा हम फॉर्मूले में फिर पुट करके देखते हैं r की वैल्यू, देन हमें सेम फार्मूला कैलकुलेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, लोहे के एक ठोस टुकड़े के निर्माण एक घनाभ टुकड़े से निर्मित एक घनाभ
जिसकी विमाएँ हमारे पास विमाएँ दे रखी हैं 49, 33 एंड 24 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक ठोस गोले में परिवर्तित किया जाता है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक गोले में हम उसे परिवर्तित करेंगे, देन पूछा हुआ है कि उसकी त्रिज्या क्या आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए हमें त्रिज्या पहले तो जो एरिया है, जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या कहते हैं, जो आयतन आने वाला है, वॉल्यूम आने वाला है, वो दोनों का इक्वल आने वाला है। गोला हो या फिर जो घनाभ है इसका वॉल्यूम हमारे पास में घनाभ का क्या हो जाता है, तीनों साइडों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। और गोले का क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। और पाई की वैल्यू हम कैलकुलेट पुट कर देते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 और यहाँ पे आर क्यूब, ये हो जाएगा 49 गुना में 33 गुना में 24। तो यहाँ से हम जब इसे 4 से 4 एकम 4, 4 6 24, 11 से काट करूँगा तो 11 दूनी 22, ये 11 तिया 33 हो जाएगा। एंड देन इसे 2 से कट करूँगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर ये 49 है गुना में यहाँ पे 3 गुना 3 है 9 हो गया। एंड ये एक 3 है, ये एक 7 है, 3 और ये 7। ठीक है, 3 और 7 यहाँ आ गया। ये 7 को इसके साथ लेके आऊँगा तो 7 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 9 और 3 करूँगा 3 की पावर 3 आर क्यूब। तो आर यहाँ पे क्यूब है, इसको दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से क्या बाहर निकल के आएगा, एक 7 आएगा बाहर निकल के, और एक यहाँ से 3 आएगा बाहर निकल के, तो 7 या 21। तो यहाँ से हमारे पास में जो आंसर आने वाला है वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी त्रिज्या का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त है इस प्रकार से, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो व्यास है ये हमारे पास में 2r हो जाएगा। इसने कहा है अंत है अंतर्गत बड़े से बड़े, इसके अंतर्गत बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें त्रिभुज बनाना है। जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, सबसे बड़ा त्रिभुज। मतलब आपको याद रखना है, जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा वो यहाँ से इसके सेंटर के ऊपर लंब ही घेरेगा हमेशा। ठीक है मतलब जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, दोनों बराबर आने वाली है, ये चीज़ समझ ली। जो बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा ये हमेशा यहाँ से यहाँ लंब घेरने वाला है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आने वाली है, तो ये भी आर हो जाएगी, ये भी, ये 2r हो गया। फिर हमारे पास में जो एरिया होता है वह क्या होता है, एक त्रिभुज बन गया जिसमें हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है 2r, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, हाइट की जगह r, बेस की जगह 2r, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो r इंटू आर बराबर r स्क्वायर। तो हमारे पास r स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे है एक वर्गाकार प्लॉट की भुजा 150 मीटर लंबी, हर प्लॉट के अंदर सभी भुजाओं के और 3.5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता निर्मित किया जाता है। मतलब हमारे पास में एक ये है सबका जो 150 साइड दे रखी है, फिर एक हमने ये निर्मित कर दिया, ये 3.5 यहाँ है इसकी लंबाई, इसकी भी 3.5 लंबाई है, इसकी भी 3.5 लंबाई है, इसकी भी 3.5 लंबाई है। ठीक है, तो ये लंबाई और ये लंबाई टोटल 7 लंबाई है। तो यहाँ से हमारे पास अंदर वाली लंबाई कितनी रहेगी है 43, ऐसे ये भी 7 हो जाएगी, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 43, अंदर हमारे पास में रह गया 143 लंबाई। ठीक है, अब इसने बोला हुआ है जो रास्ता बनेगा उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है।
रास्ते का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए यदि हम ऐसे बना दें, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका आने वाला है, जितना इसका है उतना ही इसका आने वाला है। तो हम 2 इंटू दिस, और इसकी लेंथ हमारे पास पूरी 150 है, 2 इंटू 3.5 इंटू 150, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके लिए इसकी लेंथ 143 ही बची है, लेकिन 3.5 तो है ही और 2 हैं ऐसे, 2 इंटू 3.5 इंटू 143, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ये 7 हो जाएगा, दोनों का 7, ये भी 7 हो जाएगा। अब ऐड करना है ये, तो ये हमारे पास में कॉमन आ जाएगा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है, तो कॉमन आ जाएगी, 7 कॉमन आ गया, अंदर बच्चा 150 प्लस 143, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 गुना में ये 3 हो गया, ये 9 हो गया एंड ये 2 हो गया। 7 और 293 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 7 गुना 293, 7 तिया 21 का 1 का, 7 नाम 63, 63 और 2 65 का 5 का, हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 20 21, ठीक है, 20 51 हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 था वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे जो दोनों साइडों से कितनी साइडें हम कितनी लेंथ थी उसकी 2 इंटू में रास्ता है जो उसका पाथ है, मतलब ब्रेथ ऑफ पाथ, 2 इंटू ब्रेथ ऑफ पाथ प्लस में जो पहले वर्ग था उसकी चौड़ाई या फिर ए साइड हो जाएगी, प्लस में बाद वाली साइड है जो वो, ये चीज़ हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है। दैट मीन्स जो पाथ है उसकी चौड़ाई कितनी है 3.5, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 3.5 एंड पहले 150 है एंड देन बाद में हमारे पास 143 बचती है साइड, तो ये ऐड किया, ये 7 हुआ और ये हमारे पास में 293 आ जाएगा। इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आने वाला है। ये फॉर्मूला आप लोग रिमेंबर कर सकते हो। 2 इंटू ब्रेथ लेनी है हमारे पास में जो पाथ है वो, फिर हमें सारे सबके साथ मल्टीप्लाई करने जो न्यू साइड है और जो ओल्ड साइड है रेक्टेंगुलर उसकी स्क्वायर की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, यदि माध्यिका 20 है तथा प्रत्येक आंकड़े में 2 की वृद्धि की जाती है तो नई माध्यिका कैलकुलेट कीजिए। जैसे मान लो कोई नंबर पहले 20 मिडल में था, इसके इधर भी कुछ नंबर्स हैं और इसके इधर भी आधे नंबर्स हैं, ये चीज़ मिडल में है। यदि अब सब नंबर्स में 2 2 2 2 ऐड किया जाएगा तो यहाँ भी 2 2 2 ऐड करेंगे, ये हमारे पास 22 मिडल में आ जाएगा और बाकी इधर भी 2 2 2 ऐड करने के बाद वो इधर की इधर ही रहेंगी, इधर की इधर ही रहेंगी। मिडल वाली संख्या 22 है, दैट मीन्स 22 ही रहेगी। अब भी हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो समचतुर्भुज, जो हमारे पास में चतुर्भुज है वो कैसा बनाएगा। मतलब एक चतुर्भुज होगा इस टाइप से, वो एक दूसरे को बराबर यहाँ समद्विभाजित करेगा और परपेंडिकुलर करेगा। आयत के केस में भी वो कर जाएगा, और यदि हम कोई समचतुर्भुज लेते हैं उसके केस में भी वो 90 पर ही कट करता है और ये 2 बार कट करता है। तो एक समचतुर्भुज एक आयत हो सकता है, इसलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सब चीज़ के लिए करेक्ट है।
सेकंड ऑप्शन सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज एक आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत को हम सम चतुर्भुज नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन जो समलंब है वो नहीं कट करेगा। ये हमारे पास में एक सम चतुर्भुज भी, एक चतुर्भुज तो है, ऐसे करके एक चतुर्भुज तो है, लेकिन वो बराबर हिस्सों में नहीं कट करता है। ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है, इसी प्रकार ये बड़ा है, ये छोटा भाग है, ठीक है। बराबर हिस्सों में नहीं कट करता है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है, जो समांतर चतुर्भुज में भी नहीं हो पाता है। जैसे ये हो गया एक साइड ये होगी, ये ऐसे मिलाई हमने, तो ये हमारे पास 90 डिग्री पे कट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन थे, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो कहता है कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज इस टाइप का भी हो सकता है और ये एक आयत बना रहा है। लेकिन यदि आयत को यदि हम क्लिक कर देते हैं तो वो समचतुर्भुज में भी कंडीशन फुलफिल होती है उस चीज़ की, जैसे इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। फिर यहाँ से हमारे पास में जो सटीक ऑप्शन है वो सेकंड है। यदि ये ना हो के कुछ और दे रखा होता तो हम आयत भी लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो आयत को भी अपने अंदर कंटेन करता है, इसलिए हमारे पास में वो समचतुर्भुज, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सिरे से सिरे को आपस में जोड़ा जाता है और उससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। हमें क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। आयतन दे रखा है, आयतन के लिए क्या करते हैं घनाभ की, ए क्यूब, वो 64 दे रखी है। जो साइड हो जाएगी वो कितनी दे रखी है, 4। साइड हमारे पास में 4 दे रखी है, ये 2 हैं। इसी प्रकार के 2 को यदि ऐड करते हैं तो जैसे ए कितना बड़ा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसकी तो जो लेंथ हो जाएगी ये 8 हो जाएगी, बाकी इसकी जो चौड़ाई है वो 4 ही रहेगी और जो ऊंचाई है वो भी 4 रहेगी। अब क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू पहले लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू लेंथ, ये चीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे L 4 होगी, B 4 हो गई, एंड नहीं ये हाइट 4 हो गई और जो L है वो 8 हो गई। तो 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 और 32 64 और ये 16 80 हो जाएगा, इंटू में 2 तो ये 160 हो जाएगा। हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारे पास में इतने ही क्वेश्चन है बस। हमने 20-22 क्वेश्चनों को देखा है, और यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जो भी अगर नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।